अगर आप जनगणना 2027 में एक भी गलती कर देते हैं तो पूरा डाटा गलत हो सकता है। एक मकान छूट गया या फिर एक ही मकान को 2 बार आप लोगों ने गिन लिया तो लाखों लोगों की गिनती प्रभावित हो सकती है। तो सवाल ये है कि कैसे ऐसा करें जिसमें कोई ना छूटे और ना कोई दोहराए जाए। नमस्कार साथियों, अगर आप एक प्रगणक है, एक सुपरवाइजर है या जनगणना 2027 से जुड़े हुए कोई भी फील्ड वर्कर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मकान सूचीकरण ब्लॉक यानी कि एचएलबी क्या होता है, भवन और परिसर में क्या डिफरेंस है और जनगणना मकान आपको किस प्रकार से पहचानना है। और सबसे जरूरी यह है कि फील्ड में वो छोटी छोटी गलतियां और सबसे जरूरी फील्ड में वो छोटी छोटी गलतियां जो अक्सर बड़ी परेशानी बन सकती हैं। हम हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ और क्लियर विजुअल के जरिए समझेंगे, ताकि आप अपना काम बिना किसी गलती और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मकान सूचीकरण ब्लॉक क्या होता है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भवन क्या होते हैं, इसकी आपको किस प्रकार से पहचान करनी है, जनगणना मकान संख्या आपको किस प्रकार से देना है, जनगणना मकान क्या होता है, किस प्रकार से आपको उसकी पहचान करनी है और नजरी नक्शा किस प्रकार से आपको तैयार करना है। देखिए, पहले आप लोग भवन और जनगणना मकान को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको जो नजरी नक्शा है वो बहुत ही आसान तरीके से हो पाएगा। नजरी नक्शा आपको किस प्रकार से तैयार करना है इस पर पहले से मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस प्रकार से नजरी नक्शा तैयार किया जाता है। तो साथियों, जनगणना 2027 में एक फील्ड अधिकारी के रूप में आपका काम सिर्फ डाटा भरना नहीं है, बल्कि आपको कुछ बेसिक चीजों को अच्छी तरह से समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे मकान सूचीकरण ब्लॉक क्या होते हैं, भवन क्या होती है, जनगणना मकान क्या होता है, परिवार क्या है और नजरी नक्शा आपको किस प्रकार से बनाना है। अब ये सब नाम सुनने में थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हम इसे बहुत आसान तरीके से समझेंगे। आपका सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है अपने क्षेत्र के हर भवन और हर मकान को पहचानना और उसको नंबर देना। यानी चाहे वे घर हो, दुकान हो, स्कूल हो या फिर कोई गोदाम हो, हर एक स्ट्रक्चर को आप लोगों को कवर करते जाना है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कोई भी भवन छूटना नहीं चाहिए और एक ही भवन को 2 बार भी आप लोगों को नहीं गिनना है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिसे कहते हैं मकान सूचीकरण ब्लॉक यानी कि HLB। ये आपका पूरा कार्य क्षेत्र होता है जहां पर आप लोगों को जनगणना का काम करना है। आपको जो HLB दिया जाएगा वही आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। अब सबसे जरूरी बात यह है कि डाटा भरने से पहले आपको क्या करना है। आपको अपने पूरे HLB यानी कि जहां पर आप लोगों को जनगणना करनी है उस क्षेत्र में घूमना है, हर गली में घूमना है, हर मकान को देखना है, हर कोने को आप लोगों को देखना है और उस एरिया की बाउंड्री को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है। यानी कि कहां से आपका क्षेत्र शुरू होता है और कहां पर आपका क्षेत्र खत्म होता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि कोई भी मकान छूटना नहीं चाहिए और कोई भी मकान दोबारा गिना नहीं जाना चाहिए। इसलिए अगर आपने शुरुआत में ही अपने क्षेत्र को सही तरीके से समझ लिया तो आपका आधा काम तो यहीं पे पूरा हो जाएगा। अब सोचिए, आपको एक क्षेत्र दिया गया है लेकिन आपको ही नहीं पता कि वो कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है, तो क्या आप सही गणना कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है मकान सूचीकरण ब्लॉक यानी कि HLB को सही तरीके से समझना। HLB का मतलब होता है वो पूरा क्षेत्र जो आपको जनगणना के काम के लिए दिया गया है। यानी कि जिस एरिया में आपको घर घर जाकर मकान गिनने हैं, उनको नंबर देने हैं और जानकारी भरनी है, वही आपका मकान सूचीकरण ब्लॉक यानी कि HLB होता है। अब सबसे पहला काम क्या है? आपको ये चेक करना कि आपको जो HLB नंबर आपके नियुक्ति पत्र में सही से लिखा हुआ है या फिर नहीं है। यानी जब आप लोग ट्रेनिंग करेंगे तब आप लोगों को एक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जिसके के अंतर्गत आप लोगों को आपका HLB नंबर दिया जाएगा, यानी कि आपको एरिया दिया जाएगा। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत अपने सुपरवाइजर या फिर जो चार्ज अधिकारी है जैसे SDM, तहसीलदार, BDO है, उससे आप लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए। एक प्रगणक के रूप में आपका पहला असली काम क्या है? अपने पूरे HLB को पहचानना और समझना। अब ध्यान दीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर जगह मकान एक लाइन में नहीं होते हैं। कुछ जगह मकान
बेतरतीब बने होते हैं, यानी कि आधे टेढ़े में बने होते हैं, कहीं पर छोटी छोटी बस्तियां बनी होती हैं, या फिर अलग अलग टुकड़ों में भी घर बने हुए होते हैं। जैसे कि गांव के किनारे कुछ मकान बने हुए, रेलवे लाइन के पास में कुछ मकान बने हुए और वहां पर कुछ लोग रह रहे हैं, नदी नहर या फिर नाले के किनारे भी कुछ लोग रहते हैं। तो उन सभी को आप लोगों को गिनना है जनगणना के अंतर्गत। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि प्रगणक सोचता है कि ये अलग जगह है और उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन याद रखिए, वो अगर आपके एचएलबी का हिस्सा है तो उसे आप लोगों को हर हाल में उस क्षेत्र को आपको शामिल करना चाहिए। आपको इन सभी जगहों को अपने नजरी नक्शे में भी दिखाना चाहिए। अगर आपको अपने एचएलबी को पहचानने में थोड़ी सी परेशानी होती है तो अंदाजा लगाने की कोशिश मत कीजिए, तुरंत अपने सुपरवाइजर या फिर चार्ज अधिकारी से संपर्क करें। अब हम लोग समझते हैं कि परिसर आखिर क्या होता है। अगर किसी घर के चारों तरफ दीवार नहीं है तो क्या उसे परिसर नहीं माना जाएगा? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है और आज हम इसे एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। परिसर का मतलब बहुत सिंपल है, जहां कोई परिवार रहता है और उसके पास जो जगह है वही उसका परिसर है। और इसमें क्या शामिल हो सकता है? इसमें भवन या फिर घर शामिल हो सकता है, फ्लैट या फिर अपार्टमेंट भी शामिल हो सकता है और उसके आसपास की जमीन भी शामिल हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि गांव का कोई एक घर है और जहां पर वो घर बना हुआ है और उसके आसपास में थोड़ी जमीन है, वो पूरा एरिया परिसर है। दूसरा एग्जांपल है, अगर हम लोग शहर का फ्लैट लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति फ्लैट में रहता है तो उसका जो कमरा है, उस बिल्डिंग का जो कॉमन एरिया है, वो कॉमन एरिया पूरा क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, परिसर होने के लिए दीवार होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे गांव में घर के चारों तरफ बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन फिर भी वे जगह परिसर ही मानी जाएगी। सीधे शब्दों में हम लोग कहें तो जहां पर परिवार रहता है और जिस जगह का वे उपयोग करता है वही उसका परिसर होता है। दीवार होना और या फिर नहीं होना ये जरूरी नहीं है। जहां पर जिस जगह मकान बना हुआ है उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो परिसर माना जाएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि भवन क्या होता है और भवन की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो क्या सिर्फ जो पक्का घर है वही भवन होता है, या फिर टेंट, दुकान, स्कूल ये भी भवन हो सकते हैं? भवन का मतलब भी बहुत ही सिंपल है, भूमि पर बनी कोई एक संरचना। आमतौर पर उसमें क्या होता है, चार दीवारें होती है और एक छत होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि भवन का मतलब सिर्फ घर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भवन में रहने के लिए घर भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है, ऑफिस, स्कूल, फैक्ट्री, गोदाम, पूजा स्थल, ये सभी एक भवन हो सकते हैं। यानी कि जहां पर कोई काम हो रहा है वो भी एक भवन हो सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ही भवन में अलग अलग हिस्से हो सकते हैं। जैसे एक ही बिल्डिंग में कई फ्लैट हो सकते हैं या फिर एक लाइन में कई सारे कमरे बने हुए हो सकते हैं। अब एक ही भवन का उपयोग एक से ज्यादा काम के लिए भी हो सकता है। यानी कि जैसे वो कोई मकान बना हुआ है, कोई भवन बना हुआ है, वो घर और दुकान भी हो सकता है, घर वो क्लिनिक भी हो सकता है, उसमें ब्यूटी पार्लर भी चल सकता है, उसमें ट्यूशन सेंटर भी चल सकता है। यानी कि इसे हम लोग मिक्स्ड यूज्ड कहते हैं। यानी कि जो एक भवन होता है वो सिर्फ एक सिंगल मकान भी हो सकता है या फिर बिल्डिंग भी हो सकती है या फिर कुछ झोपड़ी टाइप टेंट के जैसा कुछ बना हुआ वो भी भवन हो सकता है। एक ही लाइन में बने हुए मकान, तो वो पूरा जो मकान बना हुआ है एक ही लाइन में, वो पूरा एक भवन है। आपको ध्यान में रखना है, भवन का मतलब सिर्फ पक्का घर नहीं है। कोई भी स्ट्रक्चर हो जो किसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है वे एक भवन है। एक ही बिल्डिंग में तीन दरवाजे हैं, तो क्या वे एक मकान है या फिर तीन अलग अलग मकान है? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है और आज इसे हम लोग एकदम क्लियर करने वाले हैं। जनगणना मकान का मतलब बहुत सिंपल है, भवन का वह हिस्सा जिसे एक अलग इकाई के रूप में पहचाना जा सके, यानी जिसका अपना अलग इस्तेमाल हो और अलग पहचान हो। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनना है, अगर किसी हिस्से का अलग प्रवेश द्वार है यानी कि एंट्री गेट अलग है तो वे एक अलग जनगणना मकान माना जाएगा। चाहे वो दरवाजा सड़क पर खुलता हो या फिर साझा आंगन में खुलता हो या फिर सीढ़ियों पर खुलता हो, फिर भी वे एक अलग मकान है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको तीन अलग अलग मकान दिख रहे हैं, तो ये पूरी एक बिल्डिंग है। तो ये एक पूरी बिल्डिंग है यानी कि एक पूरा भवन है और इस भवन के अंतर्गत यहाँ पर तीन मकान है और तीनों मकानों के गेट अलग अलग हैं। तो ये जो तीन मकान बने हुए हैं इसे हम लोग जनगणना मकान कहेंगे और इसे आपको नंबर कैसे देना है, 001, 002 और 003। इस प्रकार से आप लोगों को इस मकानों को नंबर देना है। अब मान लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसमें बहुत सारे फ्लैट है और हर फ्लैट का अलग अलग दरवाजा है, तो हर फ्लैट एक अलग जनगणना मकान होगा, ये आपको विशेष रूप से
ध्यान में रखना है। अब एक और जरूर बात यह है कि ये जो जनगणना मकान है वो रहने के लिए भी यूज में ले सकते हैं, दुकान या ऑफिस के रूप में भी यूज में ले सकते हैं, या फिर दोनों को मिक्स के रूप में भी ले सकते हैं, और या फिर वे खाली भी हो सकता है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है उसको पूरा एक मकान ही मान लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि अलग दरवाजा का मतलब है अलग मकान, यानी कि अलग दरवाजा है तो वो अलग मकान होगा। तो याद रखिए, भवन बड़ा हो सकता है लेकिन जो जनगणना मकान है वो हमेशा भवन का एक पार्ट होगा, यानी कि एक यूनिट होगी। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि भवन और जनगणना मकानों की पहचान आप लोगों को किस प्रकार से करनी है। क्या हर भवन एक ही जनगणना मकान होता है या फिर एक भवन में कई मकान हो सकते हैं? यही फर्क समझना बहुत आप लोगों को जरूरी है। जैसा कि पहले हमने समझा है कि भवन का मतलब होता है जमीन पर बनी हुई एक पूरी संरचना जिसके चार दीवारी होती है और एक छत होता है, और जो जनगणना मकान है वो उसी भवन का एक हिस्सा होता है जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है और एक अलग एंट्री गेट होता है। अब सबसे आसान तरीका आप लोग समझिए कि भवन का मतलब है पूरा ढांचा और जनगणना मकान का मतलब है उस ढांचे की अंदर की यूनिट, यानी कि एक भवन में एक जनगणना मकान भी हो सकता है और एक भवन में 10 या 20 या फिर उस जनगणना मकान भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए अगर एक छोटा सा घर है जिसमें सिर्फ एक ही दरवाजा है तो वे एक भवन भी होगा और एक जनगणना मकान भी होगा, जैसा कि आप लोगों को चित्र 5 के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें सिर्फ एक ही मकान बना हुआ है, तो ये एक भवन भी है और एक जनगणना मकान भी है। अब हम लोग दूसरे प्रकार के भवन या फिर मकान के बारे में समझ लेते हैं। अगर किसी घर में दीवार ही नहीं है तो क्या हम लोग उसे भवन मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते हैं? और यहीं पर लोग ज्यादातर गलती कर देते हैं। कुछ इलाकों में मकान की जो बनावट होती है वो बिल्कुल अलग होती है। ऐसा हमको लगता है कि वहां पर कोई दीवार नहीं है, जैसे एक झोपड़ी या फिर टेंट जैसा घर जिसकी छत शंकु के आकार की होती है और वे छत लगभग लगभग जमीन तक भी आ सकती है, बस एक छोटा सा उसमें दरवाजा होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग सोचते हैं कि इसमें तो दीवार ही नहीं है तो ये भवन नहीं होगा। लेकिन सही नियम क्या कहता है, अगर कोई स्ट्रक्चर रहने योग्य या फिर उपयोग के लिए बना हुआ है, चाहे उसमें दीवार दिखे या फिर नहीं दिखे, तो वह एक भवन भी है और वह एक जनगणना मकान भी है। जैसा कि यहाँ पर चित्र नंबर 6 में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये शंकु के प्रकार का एक मकान बना हुआ है, तो इसे हम लोग एक भवन भी कह सकते हैं और एक जनगणना मकान भी कह सकते हैं। अब आप लोग अगले चित्र को देखिए। इस चित्र में 1 से लगाकर यहाँ पर 6 तक आप लोगों को मकान संख्या दिख रही होगी और हर मकान में यहाँ पर अलग अलग गेट है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में देखिए। ये इस प्रकार की संरचना आप लोगों को शहरों के अंतर्गत सड़क के किनारे बहुत सारे मकान एक साथ आप लोगों को बने हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर हर मकान एक अलग भवन है और एक अलग जनगणना मकान है और आप लोगों को इसको अलग अलग नंबर भी देना है। अब आप लोगों को इसको अलग अलग नंबर क्यों देना है, क्योंकि इसमें अलग अलग परिवार रहते हैं और ये अलग अलग समय में भी बने हुए हो सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इसको एक अलग भवन मानना है और एक अलग जनगणना मकान मानना है और उसको नंबर भी आप लोगों को अलग अलग देना है। अब देखिए यहाँ पर भवन संख्या 1 2 3 4 तक यहाँ पर अलग अलग मकान है, इसमें अलग अलग परिवार रहते हैं, तो इसको आप लोग अलग अलग भवन मान सकते हैं और अलग अलग जनगणना मकान संख्या भी आप लोगों को मानना है। अब देखिए भवन संख्या जो 5 नंबर की है उसमें 2 मकान आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो भवन संख्या जो 5 का उपयोग है वो एक परिवार के द्वारा किया जा सकता है, तब आपको भवन नंबर इस 5 को एक जनगणना मकान माना जाएगा, यानी कि बिल्डिंग भी एक ही मानी जाएगी और जनगणना मकान संख्या भी एक ही माना जाएगा। इसी तरह से देखिए जो 6 नंबर का जो मकान है इसमें 3 यहाँ पर ऊपर एक के ऊपर रूम बने हुए, कमरे बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में ये एक ही भवन माना जाएगा, एक ही जनगणना मकान संख्या मानी जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही फैमिली रह रही है। अब आप लोग चित्र नंबर 8 को देखिए और इसमें 8 रूम अलग अलग बने हुए हैं। ये एक अपार्टमेंट है जिसके के अंतर्गत 8 अलग अलग फ्लैट है। तो ये जो 8 अलग अलग फ्लैट है इसको आपको पूरे को एक भवन मानना है ना, पूरे को आपको बिल्डिंग माननी है, यानी कि एक पूरे को भवन मानना है और इस भवन में 8 जनगणना मकान है। या तो आप लोगों को यहाँ पर मकान संख्या अलग अलग आप लोगों को देनी है, बिल्डिंग तो एक ही है लेकिन 8 जनगणना मकान है। अब चित्र नंबर 9 में देखिए, यहाँ पर बहुमंजिला अपार्टमेंट है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जो स्थानीय प्राधिकरण होते हैं, बहुमंजिला अपार्टमेंट में जो फ्लैट होते हैं उसको अलग अलग भवन मानकर क्रमांकित किया गया है।
यानी कि बड़े बड़े शहरों के अंतर्गत अगर इस प्रकार की बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा अलग अलग भवन माना गया है, यानी कि एक फ्लैट को ही अलग भवन मान लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए 8 भवन होंगे और 8 ही जनगणना मकान संख्या होगी। तो ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब आप चित्र नंबर 10 देखिए, आपको इस प्रकार के मकान भी मिल जाएंगे जैसा कि आपके चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये तीनों अलग अलग भवन है और हर भवन के अंदर इसमें देखिए 3 फ्लैट यहाँ पर दिए गए हैं और इन फ्लैटों में अलग अलग फैमिली रहती है। तो ये जो हर फ्लैट है वो एक जनगणना मकान संख्या है, यानी कि पहले वाले भवन में देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 फ्लैट है, इसका मतलब ये 1 नंबर मकान संख्या होगी, ये 2 नंबर मकान संख्या होगी, ये 3 नंबर मकान संख्या होगी। इसी तरह से ये 4 5 6 और 7 8 9 ये अलग अलग मकान संख्या है, लेकिन भवन कितने हैं? भवन यहाँ पर 3 ही है। ये पहले वाला है, ये सेकंड दूसरे वाला है और ये तीसरे वाला है। अब जरा आप लोग को चित्र नंबर 11 को देखिए, इसमें यहाँ पर 2 भवन माने गए हैं। अब पहले वाले भवन के अंतर्गत 2 आपको गेट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था अगर किसी के 2 गेट अलग अलग है तो आपको अलग अलग मकान संख्या मान सकते हैं। लेकिन ये जो 1 नंबर का जो भवन है इसमें सिर्फ एक ही परिवार रहता है, यानी कि इसमें जनगणना मकान संख्या आपको 2 दिख रहे हैं लेकिन इसमें फैमिली एक ही रह रही है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों रूम को मिलाकर सिर्फ एक ही जनगणना मकान माना गया है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का जनगणना मकान है इसमें तीनों 3 रूम दिख रहे हैं, इन तीनों में एक ही फैमिली रहती है, इसलिए इस पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर एक ही भवन माना गया है, लेकिन जनगणना मकान संख्या 2 मानी गई है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। चित्र नंबर 12 को देखिए जिसमें हॉस्टल और होटल के बारे में समझाया गया है। अब ये जो पूरी होटल या फिर हॉस्टल है इसको एक ही भवन माना गया है। अब इस भवन के अंतर्गत जहां पर बच्चे रह रहे हैं या फिर जो होटल में कोई ठहरने के लिए आ रहा है, अलग अलग कमरे बने हुए हैं, इन सभी को एक जनगणना मकान माना जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर उस होटल या फिर हॉस्टल के साथ में कोई दूसरे रूम भी बने हुए हैं जिसके के अंतर्गत कोई रसोईया रहता है या फिर हॉस्टल का जो वार्डन है वो वार्डन रहता है, तो यहाँ पर अलग जनगणना मकान संख्या दी गई, जैसे अब चित्र में दिखाई दे रहा है। तो जो 1 नंबर वाला जो जनगणना मकान संख्या है यहाँ पर तो उस हॉस्टल में बच्चे रहते हैं और जो 2 नंबर और जो 3 नंबर है इसमें उस हॉस्टल के वार्डन या फिर जो खाना बनाने वाले रसोईया होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये बिल्डिंग एक ही है लेकिन यहाँ पर आपको 3 जनगणना मकान संख्या मानना है। अब आप लोग चित्र संख्या 13 को देखिए, यहाँ पर 4 अलग अलग स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है। इन चारों स्ट्रक्चर में एक ही फैमिली रहती है। जो फैमिली रहती है वो इस वाले रूम का उपयोग करते हैं, यानी कि सोने के लिए, रहने के लिए। इसके अलावा ये 3 स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसका उपयोग खाने के लिए या फिर नहाने के लिए या फिर मेहमानों के लिए किया जाता है। क्योंकि ये एक ही फैमिली के चारों स्ट्रक्चर हैं इसलिए इस पूरे को एक ही भवन, एक ही जनगणना मकान माना जाएगा। अब चित्र नंबर 14 के अंतर्गत यहाँ पर देखिए मुख्य आवास, रसोई, कार्यशाला और पशुशाला। यहाँ पर एक फैमिली रहती है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करना है कि जो मुख्य आवास है और जो रसोई है इन दोनों को आपको एक जनगणना मकान संख्या देनी है, और जो कार्यशाला है और जो पशुशाला है इसको आपको अलग अलग जनगणना मकान संख्या माननी है। अगर यहाँ पर एक से अधिक फैमिली रह रही है तो आप लोगों को इन सभी को अलग अलग जनगणना मकान संख्या देनी है। अब यहाँ पे देखिए चित्र नंबर 16 में यहाँ पर देखिए कि ऐसा हो सकता है कि एक ये संरचना बनी हुई है जिसमें आवास, गैराज, नौकर का क्वार्टर, एक सीमाबद्ध परिसर है और इसमें एक भवन और 3 जनगणना मकान है। इस उदाहरण में जो नौकर है मालिक के परिवार से भोजन प्राप्त नहीं करता है तो उसे एक अलग परिवार माना जाएगा। इसके अनुसार आप लोगों को अलग जनगणना मकान नंबर आप लोगों को देना है, यानी कि यदि इसमें नौकर भी रह रहा है और लेकिन पूरा मकान तो उस मालिक का ही है लेकिन जो नौकर है वो अलग रह रहा है, उसको अलग, वो अलग खाना पका रहा है, तो आप लोगों को उस रूम को एक अलग जनगणना मकान नंबर आप लोगों को देना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो नौकर है वो मालिक से ही भोजन प्राप्त कर रहा है, यानी कि वो मालिक के परिवार का सदस्य के रूप में गिना जा रहा है। तो आवास और जो नौकर का क्वार्टर है वो दोनों मिलाकर एकल जनगणना मकान बनाएंगे। ऐसे मामले में एक भवन और 2 जनगणना मकान होंगे। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि यदि कोई भी संरचना इतनी छोटी है कि उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है तो उन्हें नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोगों को भवनों को नंबर किस प्रकार से देना है। अपने जो मकान सूचीकरण ब्लॉक में भवनों को नंबर आवंटित करते समय आप 3 परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर नगर पालिका या फिर जो स्थानीय निकाय द्वारा भवनों को व्यवस्थित रूप से नंबर दिया गया हो,
या फिर जहां पर खुले फ्लैटों को संपत्ति के आधार पर नंबर दिए गए हो। लेकिन कई फ्लैट ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर अभी तक भवन का निर्माण नहीं हुआ है, जहां भवनों के नंबर उपलब्ध हो लेकिन अपूर्ण और अव्यवस्थित हो, या फिर भवनों को कोई भी नंबर दिया गया नहीं हो। ये 3 प्रकार की परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। तो पहले प्रकरण के अंतर्गत जो नगर पालिका, जो स्थानीय अधिकारी के द्वारा भवनों को जो नंबर दिए गए हैं, उसे आप लोगों को अपनाना चाहिए। हालांकि भवनों को नंबर देने के बाद में अगर नए भवनों को उप संख्या और नया क्रमांक दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई भवन क्रमांकित नहीं है, यानी उस पर नंबर नहीं दे रखे हैं, या फिर क्रमांक 10 और 11 के बीच में कोई नया मकान बना है, कोई नया भवन बना है, तो उसे आप लोग 10/1 नंबर देना चाहिए। इसका अर्थ है कि 10 के बाद में एक अलग भवन बना है। यदि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा दिए गए नंबर 120 पर समाप्त होते हैं, तो स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा दिए गए नंबरों के क्रम में 121 क्रमांक दिया जा सकता है। और दूसरे और तीसरे प्रकरण में भवनों को जनगणना क्रमांक देने के लिए जनगणना भवन नंबर अंकित आप लोगों को करना है, यानी कि आपको खुद को ही नंबर आप लोगों को देना है। तो साथियों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भवन क्या होते हैं और जनगणना मकान क्या होते हैं और किस प्रकार से आप लोगों को इसको नंबर देना है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ उसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी।